हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th आईसीएसई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं अभ्यास को और यहाँ से नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो मैंने भी ये ट्राई किया है कि ये वाला जो चैप्टर है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री आपको इतना इजी करके दे दे ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाओ। सबसे पहले है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप साइंस अब आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ये थ्रू आउट आपका अब हायर क्लासेस में चलेगा। अब देखो सबसे पहले क्या है कि ये जो केमिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ये है ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट, साथ साथ आप लिखते जाओ, नोट्स बनाओ। स्टडी अबाउट मैटर, मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं कि मैटर होती क्या है, ये इनका काम क्या है, इनकी नेचर क्या है। मतलब मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका नेचर कैसा होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। थर्ड, इसके बारे में कि इसमें क्या चेंजेस आती हैं, तो इसके बारे में इसमें केमिस्ट्री हमें बताती है। सबसे पहले है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, जैसे आपको पता है कि जैसे हमारे घर में कोई भी बच्चा होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसी तरह केमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो मतलब इसमें आपको उसके सिंबल्स के बारे में पता हो, सिंबल्स उनके नेम के बारे में पता होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है। तो ये एक बेसिक चैप्टर है जो हम जो है 9th क्लास में बताते हैं और आगे हायर स्टडी में इसका वास्ट वर्जन आता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनो कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने सबसे पहले बोला कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जो चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जो मैटर्स होती हैं, ठीक है, जो मैटर में एक होता है एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, इसमें किसी भी चीज को मिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, और ये जो है कैन नॉट डिकम्पोज। आप इसके नोट्स बना लो, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस। और फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब ऑल एलिमेंट्स ये किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ एटम्स। ये इसकी चार प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट की। ओके, एलिमेंट क्या है, जितने भी ऑल एलिमेंट है वो मेड अप ऑफ एटम। इनको जो है छोटे मतलब डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंस में। ये प्योर फॉर्म मैटर हैं और सिंपल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं एटॉमिसिटी कि एटॉमिसिटी का क्या मतलब है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये इसकी डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एटम जो है, कोई मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं आप उसमें जो है देख के बता सकते हो। जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ मोनोएटॉमिक होते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब इसमें जो है सिर्फ वन एटम होता है, वन एटम, तो उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो हीलियम का, नियोन का,
और अदर इनर्ट गैसेस, एंड अदर इनर्ट गैसेस, ये सारी एग्जाम्पल जो है मोनोटॉमिक के। मोनोटॉमिक का मतलब, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मीन वन। अब देखो इसके बाद आता है डायएटॉमिक। क्या आता है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है टू, मतलब कहने का कि इसमें जो है हैविंग टू टू एटम्स, इसमें दो एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब देखो अगला पार्ट इसका आएगा ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, ट्राई एटॉमिक थ्री, तो इसका एग्जाम्पल लिखोगे O3। अब इसमें आता है एक टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्रा मतलब फोर एटम्स, मतलब इसमें फोर एटम्स होंगे। टेट्रा में आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो फास्फोरस का एग्जाम्पल आता है, P4 लिखा जाता है। उसके बाद है ऑक्टा, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्टा मीन मतलब आठ, मतलब एट मॉलिक्यूल, एट मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा S8 सल्फर। ओके, अब देखो इसके बाद हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट, वी कैन से दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसको कह सकते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और इनमें कैपेबिलिटी होती है, मॉलिक्यूल्स में हैज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। ओके, दूसरा है, इसमें आप लिख सकते हो कि एग्जिस्ट ऑल प्रॉपर्टीज, एग्जिस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये तीन पॉइंट है मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब देखो जब हम एटम और मॉलिक्यूल्स को, कोई एटम प्लस मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, और यहाँ पे अमोनिया NH3। अब अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो जब हम लिखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इनमें देखो कोई भी मिक्सिंग नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से बना है। जैसे मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड, सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो जब दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब देखो इसमें एक और चीज, जैसे हम घरों में अपने बच्चों के नाम रखते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी तरह हम जो है यहाँ पे जो है वो कंपाउंड्स को, कोई भी कंपाउंड को या एलिमेंट को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूलेस का ध्यान रखते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, उसका ध्यान रखा जाता है। जैसे अब मैं अगर लिख दूं कि नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, मैंने आपको बोला कि ये बताओ क्या है, अगर मैं हमने इसको नाम ही नहीं दिया होता तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इनको जो है नाम देना भी जरूरी था ताकि हम इनको आने वाले टाइम में रिकॉग्नाइज कर सके। ठीक है, अब देखो इसमें थ्योरी क्या है, छोटी सी थ्योरी है, ध्यान दो। इसमें क्या है कि बिफोर 1600 AD, मतलब पहले वाले टाइम में एक केमिस्ट थे,
एल्केमिस्ट थे, उन्होंने ट्राई किया था कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ट्राई टू रिप्रेजेंट द सब्सटेंस, ट्राई टू रिप्रेजेंट द सब्सटेंस किस फॉर्म में? पिक्टोग्राफिक सिंबल, ठीक है। बट ये उतना फेमस नहीं हुआ, ये सबके लिए डिफिकल्ट था इसको याद रखना, तो इसलिए जो है एक टाइम ऐसा भी आया कि इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जब आए तो ये वाला जो एल्केमिस्ट ने ये ट्राई किया था कि सिंबल्स को नाम देना, तो ये भी जो है डिलीट करना पड़ा, मतलब डिलीट करना पड़ा कि आजकल इसका ये वाला जो पिक्टोग्राफ सिंबल नहीं चलते हैं। जैसे उन्होंने अर्थ को नाम दिया था, मतलब रिकॉग्नाइज किया था ट्रायंगल के साथ, अब देखो ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद जो सिल्वर है, सिल्वर को उन्होंने नाम दिया था क्रिस्टल, ठीक है। तो इस तरह के नाम को याद रखना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। फिर जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई तो फिर एक और साइंटिस्ट आए, डॉल्टन। डॉल्टन ने इसको जो है थोड़ा सा और एलेबोरेट किया, उन्होंने कुछ सिंबल दिए, डॉल्टन ने कुछ और टाइप से सिंबल दिए, जैसे उन्होंने कह लो कि ऑक्सीजन एटम को लिखा ऐसे, ऐसे लिखा, ओ के साथ लिखा, ठीक है। और जब बारी आई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को उन्होंने लिखा कि सर्कल बनाओगे और बीच में डॉट लगाओगे, लेकिन ये भी जो है थ्योरी एक टाइम पे ये भी जो है फिक्स नहीं हो पाई, इनको भी जाना पड़ा, मतलब इसको ये वाली थ्योरी भी आजकल यूज नहीं होती। उसके बाद लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर जो है और ब्रीफली स्टडी करी, उनका नाम था जॉन ब्रेंजले ब्रेंजलिस, ओके, जॉन ब्रेंजलिस। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक थ्योरी दी कि इनिशियल लेटर जो है, इनिशियल लेटर ऑफ एन एलिमेंट रिटन इन कैपिटल। मतलब इन्होंने बोला, जॉन ब्रेंजलिस ने, कि आप जो है कोई भी एलिमेंट लो, जैसे ओ है तो ओ का जो इसको लिखा जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका सिंबल बना दिया ओ, ठीक है, ऑक्सीजन। जैसे कार्बन है तो कार्बन को हम उसके फर्स्ट लेटर से लिखते हैं, सी से लिखते हैं कार्बन। अगर मेरे को हाइड्रोजन लिखना है तो हम इसके एच से लिखते हैं। लेकिन हुआ क्या कि कुछ एलिमेंट ने तो इसको जो है, मतलब इनका नाम कुछ एलिमेंट का तो कैपिटल लेटर से लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसे लेटिन वर्ड थे जिन्हों से उनका नाम बना। जैसे कुछ केसेस थे, सम केसेस सुजेस्ट symbols did not agree with the English letter, with the English name of element। मतलब जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि कार्बन का सी ले लिया, मतलब फर्स्ट लेटर ले लिया हाइड्रोजन, तो ये जो फर्स्ट लेटर है ऑलवेज राइट इन ए कैपिटल लेटर, रेस्ट ऑफ द लेटर्स राइट इन ए स्मॉल लेटर, ओके। फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है, बाकियों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब देखो कुछ लेटिन नेम्स हैं जिनसे एलिमेंट के नाम लिए गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में बहुत सारे नाम दिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए है। जैसे मैंने गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल है AU से लिखा जाता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसके फर्स्ट लेटर से लिखना चाहिए तो गोल्ड का सिंबल तो G होना चाहिए था, बट G से नहीं लिया गया गोल्ड। गोल्ड का लेटिन नेम है, उनको बोलते हैं ऑरम। तो ये जो AU है ये यहां से लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश लेटर जो है वो फेल हो गया, समझ आया? ये बोला उन्होंने, मतलब कुछ केसेस में आके ये वाले इंग्लिश लेटर भी फेल हो जाते हैं, तो वहां पे हम लेटिन वर्ड से यूज करते हैं। जैसे हम देखो सिल्वर, सिल्वर को हम लिखते हैं AG के साथ, तो इसका जो लेटिन नेम है अर्जेंटम
से लिया गया है, मतलब AR यहाँ से लिया गया है, AG से, ठीक है। अब है यहाँ पे कॉपर, कॉपर जो को हम लिखते हैं Cu, ठीक है, Cu। तो ये बना क्यूपिरम का जो लेटिन नेम है क्यूपिरम, ठीक है। आगे है लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, तो यहाँ पे इसका नाम लिया गया है प्लम्बरम, प्लम्बम, ठीक है। और यहाँ पे आयरन, आयरन, इसको Fe लिखा गया, इसको लिखा है फेर, ओके। ये नाम यहाँ से लिया गया, यहाँ आई का यूज नहीं हुआ, ठीक है, समझ आया। कहने का मतलब है कि हर जगह आप इंग्लिश लेटर नहीं लगा सकते, आपको जो है उनके लेटिन नाम से उनके जो है सिंबल मिले। तो जैसे गोल्ड का सिंबल उनका लेटिन नाम क्या है, ऑरम, सिल्वर का क्या है, अर्जेंटम, और कॉपर का क्या है, क्यूप्रम, पीबी, लेड का क्या है, प्लम्बम, और जो आयरन का है वो फेरम। अब देखो ये सारे नाम जो है, जैसे कोई इंडिया में बैठा है, जहाँ मतलब कहाँ इंडिया में बैठा है, जहाँ बाहर बैठा है, तो सबके लिए एक कॉमन नाम होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है इंडिया में भी पढ़ी जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री कहाँ पढ़ी जाती है, इंडिया में भी पढ़ी जाती है और बाहर वाले देशों में भी पढ़ी जाती है। तो ये तो है नहीं कि इंडिया में लोग अलग नाम से केमिस्ट्री को जानेंगे और बाहर वाले देशों के लोग जो है अलग नाम से। तो उसको एक स्टैंडर्डाइज नाम दे दिया गया, जिसको बोला जाता है IUPAC नेम। आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप लिखो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बेस पे हमने जो भी एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को नाम दिए, एलिमेंट और कंपाउंड को नाम दिए, कि कहने का मकसद हमारा ये था, चाहे वो इंडिया का बच्चा है चाहे वो फॉरेनर बच्चा है, तो मतलब सबके लिए नाम जो है सेम होना चाहिए, ताकि स्टडी में कोई बच्चा इंडिया में पढ़ता है तो भी उसको फर्क ना पड़े, और अगर वो जो है अब्रॉड जाता है तो उसको भी फर्क ना पड़े। तो कॉमन नेम से लिखा गया, ताकि इंडिया के बच्चे भी सीखें और बाहर के बच्चे भी सीखें। अब देखो मैं कुछ सिंबल और लिख रही हूँ जो इंग्लिश लेटर के बेस है, जो जो आप जिसके साथ मोस्ट ऑफ द फेमिलियर हो। जैसे हाइड्रोजन H से लिखा जाता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं, क्रोमियम इसको जो है Cr से लिखते हैं, नाइट्रोजन। बाकी आप एलिमेंट अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको कॉमन कॉमन बता दिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को ये। अब देखो इनका बेनिफिट क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, जो हम सिंबल पढ़ रहे हैं तो उनका बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, इनका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले है कि आपको उसका नाम पता चलता है, एलिमेंट का नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम पता चलेगा, उसमें कितने एटम होते हैं, ठीक है, 1 एटम ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे उसके बारे में पता चलता है, और उसके डेफिनाइट मास के बारे में पता चलता है, तो उसका वेट कितना है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन अराइज करूं कि मेरे को बताओ इसका सिंबल क्या है, तो हमने इसका सिंबल N लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 1 एटम है, और इसका जो मास होता है वो 14 ग्राम्स होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं और कैसे रिवाइज रखते हैं और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको फोकस करवा रही हूँ कि आप इसको लैंग्वेज को समझो, ओके। अब ये तो हो गया कि आप सिंबल से क्या क्या पता कर सकते हो। सिंबल से हम पता कर सकते हैं कि ये सिंबल लिखा, फिर उसमें कितने एटम थे और उसका वेट कितना है। अब जो है मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको गिवन होता है तो उसमें क्या होता है, सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, तो बाद में उसका क्या बनता है, तो बोलते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाया जाता है जिससे हम जो है चीजों को
फॉर्मूले के बेस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये अलग अलग लिख रही हूँ, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। तो ये सारे कौन है? डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि इनमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का मतलब है ये तो थे एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके बना है। अगर आपको ये लिखा आ जाए तो दिस इज कंपाउंड। अमोनिया इज ऑल्सो कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो कंपाउंड, क्योंकि सोडियम भी है क्लोरीन भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है, तो दैट इज ए कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इसमें जो है डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, इनकी रेशो फिक्स होती है, फिक्स रेशो में लिए जाते हैं, रेशो चेंज नहीं होती। ठीक है, फिक्स रेशो होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैंने लिखा हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ऐसे आपको दे दिया। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है तो मैं लिखूंगी NH4Cl। अब देखो अगर मैं पूछूं इसमें से अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन के पूछ रही हूँ तो ये 4 एटम है। क्लोरीन के कितने? 1 एटम। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो, अगर मेरे को लिखा है ये, जैसे ये दिया Na2CO3। अब देखो ये जो है सोडियम है, सोडियम में कितने एटम है? 2 एटम है। कार्बन के कितने हैं? 1 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 एटम है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। अब देखो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, अगर लिखा हो कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के बारे में लिखो, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब टू तो लिखोगे बाकी बोला है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट मीन H2O। अब देखो यहाँ पे आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आप लिखोगे एटम इज 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1 एटम। होप सो कि आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज अगर कंबाइन होती है तो वो वैलेंसी के बेस पे होती है। वैलेंसी किसी की भी दो तरीके से फिल होती है, जहाँ तो वो डुप्लेट बन जाए, जहाँ उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोला जाता है कि वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ ऑक्टेट बोला जाता है कि उसके वैलेंस में जो है 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो वैलेंसी है वो मेजर की जाती है, मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद द अदर एलिमेंट। कहने का मतलब इसमें सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, अब देखो इसमें होता क्या है, जो भी एटम आपको गिवन होगा, जहां तो वो लूज करेगा, जहां वो शेयर करेगा, जहां गेन करेगा, जहां वो करेगा शेयर, ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसमें एटम जो है काम करता है। जहां तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वैलेंसी को पूरा करने के लिए, जहां वो गेन करेगा वैलेंसी को कंबाइन करने के लिए, क्योंकि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम आते हैं वहां पे ना लूज होता है ना गेन होता है, वहां पे ओनली शेयर होता है, तो मतलब उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी में जहां तो वो लूज कर सकता है, मतलब अपने वैलेंस को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, वो तो जहां तो वो लूज करेगा, जहां गेन करेगा, या शेयर करेगा। आपको मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ कि कैसे आप पहचानोगे कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, कि मेटलॉइड है। अब देखो अगर मैं लिखती हूँ कि मेटल का केस है, यहाँ पे देखो मेटल हमेशा लूज करेंगी। ठीक है, लूज करेंगी, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281। अब देखो यहाँ पे 1 आया, दिस इज ए आउटर मोस्ट शेल, इसमें 3 शेल हैं, 1 2 और 3। अगर मैं आपको पूछूं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो आप लिखोगे 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 1 दिया है, लेकिन ये जो है स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, दिस इज ए नॉन स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए 2 वैलेंसीज होनी चाहिए, जहां तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से अपना वैलेंस पूरा कर जाए, जहां 8। तो मतलब यहाँ पे देखो 1 और 1 दिया है, तो दैट मीन उसके लिए 1 को बाहर निकालना आसान है। तो अगर सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, निकाल देता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो है बन जाता है 2 8। अब देखो ये बन गया स्टेबल, ये बन गया स्टेबल, दिस इज नॉन स्टेबल। ठीक है, दिस इज नॉन स्टेबल। अब देखो एक और चीज है, अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसने जब लूज किए तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 का साइन आ जाएगा, +1। ठीक है, जो लूज करते हैं उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोला जाता है। ये लूज करेंगे इनको बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोला जाता है। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल है मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 282। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालने, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नीशियम और यहाँ पे 2+, तो मतलब यहाँ पे 2 8, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन भी ये इजिली, कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 और 3 ये इजिली जो है इजिली बाहर निकल जाते हैं, इजिली रिमूव हो जाते हैं। तो जब इनको ये लूज करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 3 पॉजिटिव। जितने आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे आप उसको 2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये निकला कि मेटल को अगर मान लो मैंने आपको ऐसे दिया, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है कि 281, ठीक है, ऐसे पता है 282। अब देखो आप कैसे पता करोगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, इनके आउटर मोस्ट शेल को ऑब्जर्व करो, 1 2 और 3। जिसके आउटर मोस्ट शेल में जहां पे भी आपको 1 2 3 दिखे वो हमेशा मेटल्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 7 दिखे वो हमेशा नॉन मेटल बनेंगी। ठीक है, अभी मैं आपको नॉन मेटल का एग्जाम्पल देती हूँ। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मेटल का। ठीक है, मेटल जो है हमेशा लूज करती हैं। अब बारी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल, नॉन मेटल हमेशा गेन करेंगी, इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमेशा गेन करती हैं और इनके ऊपर जो है हमेशा नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव साइन आता है। जैसे ये देखो क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 287। अब देखो यहाँ पे 7 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको जो है वो लूज नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक है, अगर वो ऐड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे उसके ऊपर, क्योंकि उसने किसी से लिया है, इसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, 288 बन जाएगा। ओके, अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 26, दिस इज नॉट स्टेबल। अब इसको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लिखा जाता है, तो मतलब ये स्टेबल बनेगा। ओके, जहाँ पे नेगेटिव आयन आए, नेगेटिव जहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगाते हो तो वो उसको बोला जाता है एनॉयंस। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एनॉयंस। और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं, उनको बोला जाता है कैटाइंस। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कैटाइंस। ओके, यहाँ तक होप सो आपको समझ आया होगा। अब देखो तीसरी बात करते हैं कि मेटलॉइड, मेटलॉइड्स वो होती हैं जो ओनली शेयर करती हैं। मेटलॉइड्स ये ओनली शेयर करेंगी, ये ना तो लूज करती हैं ना गेन करती हैं, बट शेयर करेंगी। मेटलॉइड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल प्लस नॉन मेटल।
मेटलॉइड तब बनती हैं जब बीच में मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन हो जाए। तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो आप सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिख सकते हो और साथ में जर्मेनियम, जर्मेनियम का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये मेटलॉइड में आते हैं। अब देखो, अब शेयरिंग ऑफ एटम कैसे होते हैं वो देखो। शेयरिंग ऑफ एटम, जो शेयर करते हैं, ना ये लूज करते हैं ना गेन करते हैं, ये दूसरे के साथ। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने एटम होते हैं, ये क्लोरीन में होते हैं 287, मतलब इसको जो है एक यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये इससे लेता है और क्लोरीन इससे लेता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन में भी एक एटम होता है ये वाला क्लोरीन, क्योंकि इसको 8 पूरे करने हैं तो ये शेयर कर रहा है, तो कैसे करेगा, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन को बोलेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, और ये हाइड्रोजन बोलेगा कि आप मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, ताकि दोनों के पास दो दो हो जाए। तो यहाँ डुप्लेट से हो रहा है, डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं आपस में, मतलब एक हाइड्रोजन शेयर कर रहा है और एक क्लोरीन कर रहा है, तो दोनों के पास दो दो बन जाएंगे, तो 8 8। जहां तो मैंने बोला था कि वैलेंसी डुप्लेट से, जहां ऑक्टेट से, तो क्लोरीन जो है ऑक्टेट से पूरा करेगा और हाइड्रोजन जो है डुप्लेट से पूरा करेगा, और ये साइन इसके बीच में सिंगल साइन, इसको ऐसे लिखा जाता है। इज दिस क्लियर? अब देखो इसी तरह हम अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका तो एक ही एटम रहता है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे इसके 3 एलिमेंट है, तो ये शेयर करता है उसके साथ, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला है हमारे पास मीथेन। मीथेन, मीथेन मतलब CH4, तो कार्बन बीच में रखो, हाइड्रोजन चारों तरफ लगा दो, तो ये मीथेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंसी के बाद एक टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी मतलब किसी की एलिमेंट की, एक ही एलिमेंट की कोई एक सिंगल एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी जो है 1 भी हो सकती है, उसकी 2 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा है, ठीक है। तो जब दो एक ही एलिमेंट की दो वैलेंसीज आ जाएं तो वहां पे उनके नाम भी चेंज होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे जो है वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसी, कहने का मतलब है कि देखो वहां पे OUS यूज करते हैं एक में, और एक में IC, मतलब जो नाम बनेगा नाम के पीछे OUS लगता है, जहाँ IC लगता है। वो कैसे लगाया जाता है वो देखो, ये जब लोअर वैलेंसी होएगी, अगर लोअर वैलेंसी है मतलब कम वैलेंसी है, लोअर वैलेंसी होएगी तब आप जो है OUS यूज करते हो, और अगर हायर वैलेंसी होएगी तो वहां पे आप IC लगाते हो पीछे, हायर वैलेंसी। अभी मैं बताती हूँ तो कैसे करेंगे। अब देखो अगर मैंने आपको ये दिया स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड का मतलब टिन होता है, टिन का सिंबल होता है SB से लिखा जाता है, ठीक है, सॉरी SN से, SN, स्टेनस क्लोराइड है, टिन का सिंबल होता है SN। अब देखो जो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी है, यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है। तो इसको ये देखो यहाँ पे लिखो, इसको ऐसे लिखा जाता है टिन, यहाँ पे सेकंड क्लोराइड, ठीक है। मतलब जिसकी एक की वैलेंसी 2 है, एक की 4 है। अब दोनों को पहले ऑब्जर्व करो, टिन की 2 वैलेंसीज होती हैं, एक होती है 2 पॉजिटिव वैलेंसी, एक होती है 4। पहले सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें से बड़ा छोटा कौन है। अब ये से ये 2 है तो इसके पीछे जो है देखो क्या लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 है तो इसके पीछे लगेगा OUS, और इसके पीछे लगेगा IC। तो अब मैं इसका नाम लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, ये लिखा है ना, जैसे आपको ये दिया हो, देखो
टिन ऐसे लिखा हो, टिन टू क्लोराइड। आप इसका नाम बनाना है, पहले तो आपको इसका सिंबल पता हो और इसका पता हो। टिन का मतलब SN होता है। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे टिन क्लोराइड। आपको बोला जाए इसका नाम लिखो तो आप लिखोगे स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड और लिखा जाता है इसको। ठीक है, स्टेनस पे देखो पीछे टू वाली वैलेंसी के साथ स्टेनस आएगा। और अगर ऐसे लिखा हो, इसका नाम लिखना हो तो वैलेंसी देखो इसकी कितनी है, 4 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टेनस क्लोराइड लिखोगे, स्टेनिक, इसके साथ चेंज होएगा, स्टेनस की जगह पे अब आ जाएगा एक स्टेनस क्लोराइड। क्लोराइड में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो जैसे मैंने लिखा आयरन, आयरन की भी 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 और 3। आपने ऑब्जर्व करना है कि इनमें से बड़ी छोटी कौन है, तो जो बड़ा होएगा या छोटा होएगा उसी के साथ उसका नाम लिखेंगे। जैसे आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ आएगा OUS और इसके साथ आएगा आई। और ये इसका इटालियन वर्ड तो आपको, लेटिन वर्ड तो पता ही है कि ये फेरन से बना है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम लिखूंगी फेरस, फेरस, और इसका नाम आएगा फेरिक, फेरिक। तो अगर इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे आयरन टू ऑक्साइड, आयरन टू ऑक्साइड मतलब FeO। और इसको जो है अगर लिखा जाए ये लिखा आ जाए तो आपको इसका नाम लिखना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आयरन, आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर? अब देखो उसके बाद है कॉपर, उसके बाद है कॉपर। कॉपर में 2 तरह के आता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। कॉपर और क्यूप्रस और क्यूप्रिक मतलब अगर Cu2 लिखा हो और यहाँ पे CuO, तो आप इसका नाम लिखोगे कॉपर 1 ऑक्साइड। तो इसकी वैलेंसी एक की 1 है, एक की 2 है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, आप इनको यूज करोगे। क्लियर? अब यहाँ पे बात आ जाती है मरकुरी, मरकुरी। तो यहाँ पे आप लिखोगे मर्क्यूरस, क्योंकि इसकी अगर इन दोनों वैलेंसी को करना है, म्यूक्रस और यहाँ पे मर्क्यूरिक। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोनों को ऑब्जर्व करोगे, दोनों में से बड़ी छोटी कौन है उसके हिसाब से लिखा जाता है। और अगर मैं ये ऐसे फॉर्मूला लिखा होता, अब देखो आप इसको कैसे लिखते। अब यहाँ पे वैलेंसी इसकी 1 है, तो आप लिखोगे मरकुरी, मरकुरी 1 ऑक्साइड। और इसी तरह इसका लिखोगे मरकुरी 2 ऑक्साइड। 2 वैलेंसी के लिए 2 लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल जो होते हैं, रेडिकल में 2 पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स को लिखा जाता है। जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, यहाँ पे 1 रेडिकल है, 1 रेडिकल इधर से आएगा और अदर रेडिकल इधर से आएगा। ठीक है, रेडिकल जैसे वो रेडिकल पॉजिटिव भी हो सकता है और वो रेडिकल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पोटाशियम मेटल है तो यहाँ पे पॉजिटिव रेडिकल आएगा, रेडिकल आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल आएगा इससे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अब देखो सोडियम है, सोडियम में ऐसे लिखा है तो दैट मीन ये पॉजिटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल। अब होते हैं कुछ, इनको जो है पॉजिटिव रेडिकल्स को एक और नाम से बोला जाता है सिंपल रेडिकल, रेडिकल। एक होता है कंपाउंड, कंपाउंड रेडिकल। कंपाउंड रेडिकल में का मतलब है
कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम, ठीक है, डिफरेंट एटम्स। जैसे अब अगर मैं लिखूं, आप ना पूरा लेक्चर ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करके समझो, तभी समझ आएगा। SO4 2 नेगेटिव लिखा हो तो अब देखो सल्फर का तो एक ही एटम है, 1 एटम ऑफ सल्फर, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा हो, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, पोटाशियम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे है पोटाशियम, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे वाटर। कहने का मतलब है ये जो हाइड्रोक्साइड है दिस इज ए बेस, ये बेस है, ये वाला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन आएगी। ये भी एक फॉर्मूला है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ए बेस। अब देखो अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर डाला, दिस इज ए वाटर, और मैंने कोई भी सॉल्ट ऐड किया, दिस इज ए सॉल्ट, ठीक है। तो जब आप वाटर के अंदर सॉल्ट डालोगे तो वो ब्रेक करना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से ब्रेक करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल, यहाँ से रेडिकल्स निकलेंगे। सॉल्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट कोई भी हो सकता है। अब देखो जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। और इनको जो है साथ में बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव रेडिकल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, ठीक है। और जो जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है उनको बोला जाता है कैटाइंस, ठीक है। अब अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिखे तो आप उसको बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और साथ में उसका दूसरा नाम है एनोइन। जिस कहने का मतलब है कि कोई भी अगर आपको एटम दिखे जिसके ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव दिख रहा है, तो दैट मीन दिस इज ए कैटाइन और दिस इज एनोइन। नेगेटिव वाले एनोइंस होते हैं। अब देखो एक और एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से समझो। अगर ऐसे लिखा हो NH4CO3, तो यहाँ पे जो NH4 है ये एक पॉजिटिव पावर है, तो दिस इज ए बेसिक रेडिकल, दिस इज ए बेसिक रेडिकल। और दूसरा है कार्बोनेट, ये वाला क्या है, कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है ये। तो इसकी जो कंबाइनिंग पावर है, पावर देखनी है आपने, कंबाइनिंग, कंबाइनिंग पावर इज 2, ठीक है। एक तो ये लिखा जाता है। उसके बाद है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करते हैं हम यहाँ तक कि आप अगर अच्छी तरह करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में, पहले आप इसको पढ़ो, सेकंड पार्ट इसका बना के दूंगी जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और जो है आपको समझ आएगा। पहले आप इतना टॉपिक अच्छी तरह करो, अपनी बुक रीड करो। अगर आपने मेरे वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिला है, आपको केमिस्ट्री समझ आई है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं आगे जो है नए वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। मेरे को रिस्पॉन्स जो है आपका जो है वो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं आया। आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है जी। अगला लेसन आप कौन सा चाहते हो वो भी बता देना,
और अपने ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो करो। थैंक यू वेरी मच।